So today we are going to start your chapter of ratio analysis. So ratio analysis होता क्या है? It is a method or process by which the relationship of items or group of items in the financial statements are computed and presented. सबसे पहली बात, रेशियो एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं? हम एक रिलेशन निकाल रहे हैं, हम एक कंपैरिजन के लिए, हम एक डिसीजन के लिए, कुछ भी डिसाइड करने के लिए, कुछ भी इन्फ्रेंस निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाया, उसमें जो आइटम्स हमारे पास हैं, हम उनको यूज करके कुछ निकाल रहे हैं रेशियोज, जिनसे हम एक कंपैरिजन या कोई एक डिसीजन या कुछ हम बता पाएं कि क्या पोजीशन किस तरह की है, अच्छी है, बुरी है, इसमें किस किस तरह के कंपैरिजन किए जा सकते हैं. सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. हम फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. It is used to interpret the financial statements so that the strength and weaknesses of a firm, its historical performance and current financial conditions can be determined. मतलब कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरीके से इंटरप्रेट करें जिससे हमें ये पता लगे कि इस फर्म की क्या कमियां हैं और क्या इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी, इसकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और हमें इसको बेस मानकर फ्यूचर में क्या चेंजेस हमें करने चाहिए. सो रेशियो इन फैक्ट इज व्हाट? इट इज अ मैथमेटिकल यार्डस्टिक that measures the relationship between two figures or groups of figures which are related to each other and are mutually interdependent. यानी कि अब अगर हम कोई भी एक चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस फर्म की लोन पेइंग कैपेसिटी कैसी है, इसकी करंट लिक्विडिटी कैसी है, इसकी प्रॉफिट रेशियो कैसी है, तो ये चीजें हम फाइनेंशियल अकाउंट से जो हमारे पास फिगर्स दी हुई हैं उनको बेस मानकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये कितने तरह से एक्सप्रेस की जा सकती है? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेशियो लाइक 2:1, 3:1, 4:1, इन परसेंटेज 20% ऑफ इट, 30% ऑफ इट, और एज अ रेट जैसे टाइम्स में कि इट इज 3 times ऑफ इट, 4 times ऑफ इट. सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दीज वेज. देन a ratio is not an end in itself. They are only a means to get to know the financial position of an enterprise. हम सिर्फ उससे ये निकालते हैं कि इस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, लेकिन इससे हमें कोई फाइनेंशियल पोजीशन को हम बना नहीं रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये कितनी और किस तरीके से इंप्रूव कर रही है या जा रही है या कम हो रही है. Computing ratios does not add any information to the available figures. जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, हम उन्हीं से रेशियोज निकालते हैं. रेशियो अपने आप में अलग से कोई एक नई चीज नहीं है जो हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ऐड कर रहे हैं. It only reveals the relationship in a more meaningful way so as to enable us to draw conclusions therefrom. ये हमें सिर्फ हेल्प करती है कि हम कोई रिलेशनशिप को एक सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाएं जिससे कुछ ऐसा मीनिंगफुल निकल के आए कि हम कुछ कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल सकें. तो इसकी यूटिलिटी क्या है, फायदा क्या है? अकाउंटिंग रेशियोज आर वेरी यूजफुल इन असेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज. हम फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकाल के हम ये देख सकते हैं कि इसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है. However, its utility lies in comparison. ये basically we use ratios to compare. Then comparison may be in any of the following forms for the same enterprise over a number of years. यानी कि हम एक enterprise को पिछले उसकी past कई years की performance से measure कर सकते हैं. For two enterprise in the same industry, एक industry में काम करने वाली दो enterprise को आपस में compare कर सकते हैं. For one enterprise against the industry as a whole, कि पूरी industry के against एक enterprise का क्या performance है. For one enterprise against a predetermined standard, कि हमने fix कर लिया कि ये एक predetermined standard था तो वो enterprise उस standard को achieve कर पाया या नहीं कर पाया. For inter-segment comparison within the same organization, एक ही organization के different segments का आपस में compare करने के लिए हम इसको use कर सकते हैं. अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज की कि हम इनको कितनी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. तो हमने 4 तरह से इसको क्लासिफाई किया. पहला है लिक्विडिटी रेशियो,
दूसरा है कैपिटल स्ट्रक्चर और लीवरेज रेशियोज, देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड एक्टिविटी रेशियोज। तो आज हम बात करेंगे इसकी सबसे पहली, वो है लिक्विडिटी रेशियो। सो लेट अस स्टार्ट विद लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, एज द नेम सजेस्ट, लिक्विड क्या होता है? अगर हम इन जनरल डिक्शनरी लैंग्वेज में लिक्विड की बात करें कि लिक्विड क्या है, तो हम ये बात करते हैं दैट टेक्स इट्स शेप। जिस भी चीज में डाल दो वो अपनी शेप ले लेता है, लाइक वाटर। अब अगर हम उसको किसी भी चीज में डालेंगे तो वो उस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि लिक्विड जो है वो बदल जाता है। बदल कैसे जाता है? इजीली कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट मीन्स, इसको मैं लिख सकती हूँ इजीली कन्वर्टेबल। तो लिक्विडिटी रेशियोज में हम किस चीज की बात करेंगे? आप एक बात बताइए कि कंपनी की बैलेंस शीट में अगर मैं कहूं कि दो तरह की असेट होती हैं, एक फिक्स्ड होती है और एक करंट होती है, तो कौन सी असेट होती है जो नहीं बदलती है? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स। तो बदलती कौन सी है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक है, तो स्टॉक तो रोज मूव होता होगा ना, कभी बिक रहा है, कभी उसको रॉ मटेरियल का स्टॉक है तो वो प्रोडक्शन हाउस में जा रहा है। डेटर्स हैं, जब आपने पे कर दिए तो कम हो गए, तो रोज चेंज होते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कैश बैलेंस जो है वो भी रोज चेंज होता रहता है। तो जो चीज बदलती रहती है वो बाय नेम, वो सारी किस में आ रही है? लिक्विडिटी रेशियो में। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि रेशियो एनालिसिस में सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, बस रट्टा मारो और लर्न करो और काम हो जाएगा। बट आई विल सजेस्ट यू कि रेशियो एनालिसिस में क्रैमिंग जैसा कुछ भी नहीं है। Just understand the concept, just go through the name of the ratio and you will get कि इसमें क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हम ये देखते हैं कि कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन कैसी है। शॉर्ट टर्म पोजीशन का मतलब हुआ कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे करने के लिए कितनी एफिशिएंट है। तो ये देखने के लिए हमारे पास तीन रेशियोज हैं। पहली है करंट रेशियो, दूसरी है क्विक रेशियो, और एक थर्ड और है हमारे पास जिसका नाम है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो या सुपर क्विक रेशियो हम इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट रेशियो की। तो जब मैं करंट की बात कर रही हूं, बाय द नेम, मैंने आपसे कहा कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी रेशियो निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, टू एस्पेक्ट्स, वन अपर वन डाउन, वन लेफ्ट साइड वन राइट साइड। एनीवे, आपको दो चीजें तो चाहिए ही चाहिए टू कंपेयर क्या निकालने के लिए। तो करंट रेशियो निकालने के लिए आपको बाय नेम क्या लग रहा है कि क्या चाहिए आपको? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि करंट रेशियो यानी कि शॉर्ट टर्म पोजीशन निकालने के लिए हमें ही देखना है कि उसकी जो कौन सी चीजें हैं जो इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं कैश में, तो वो लॉन्ग टर्म एसेट्स तो इजीली कन्वर्ट नहीं होती, तो वो कौन सी होंगी? वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होंगी। तो करंट रेशियो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, इसका एक फिक्स स्टैंडर्ड है, दैट इज 2:1। इसका मतलब क्या है
कि अगर 1 रुपए की लायबिलिटी को पे करने के लिए कंपनी के पास 2 रुपए की असेट्स हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि कंपनी की पोजीशन साउंड है। अगर कंपनी अपनी असेट्स से अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने में कैपेबल नहीं है या उसके पास कम है, तो हम कहेंगे कि उसकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो साउंड नहीं है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं क्विक रेशो की। तो क्विक जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि करंट असेट्स में से भी कौन सी चीज जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि पहली डील में, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कौन सी चीज कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट के बाद, यानी कि पहली जब हमने किया उसके बाद सेकेंड टाइम में तो वो कन्वर्ट हो ही जाएगी। फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट ट्रांजैक्शन कह देते हैं इसको। आफ्टर फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेकेंड डील में जो चीज कैश में कन्वर्ट पक्का हो जाएगी उसको हम बोलते हैं क्विक असेट्स। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके लिए कुछ करंट असेट्स लिख रही हूँ। कैश, बैंक बैलेंस, stock, then marketable securities, debtors, bills receivable, prepaid expenses। अब हम सभी को लेकर एक बार बात करते हैं। क्या कैश इजीली कन्वर्टेबल है? यू विल से कि मैम दिस इज ऑलरेडी कैश, तो इसको तो कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, तो इसको मैं क्विक में ले लूं? यस और नो? यस मैम। यस। बैंक बैलेंस, आप बैंक जाओगे, बैंक से पैसा आपको मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है? यस मैम। मिल जाएगा, तो इसको भी हम किस में डाल देते हैं? क्विक में डाल देते हैं। डेटर्स हैं, डेटर्स जो हैं वो कौन है? वो आपके देनदार हैं। अब आपने इनको माल बेचा, ये पहली डील हो गई, और माल बेच के इन्होंने कैश सेल की बजाय क्रेडिट सेल करी थी, तो क्रेडिट सेल का मतलब हो गया वो आपके क्या बन गए? डेटर्स। आपने उनको 2 महीने का टाइम पीरियड दे दिया। अब 2 महीने बाद ये कुछ और करना बाकी है या ये सीधा पैसे देंगे आपको? पैसे देंगे। सीधा पैसे देंगे, तो इसका मतलब ये भी हमारा सेकेंड डील में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ही लगा। तो इसको भी हमने क्विक ले लिया। बीआर क्या होते हैं कि डेटर्स ने कैश की जगह बिल लिख के दे दिया, आपने उस बिल को सीधा, आपकी मर्जी है, ड्यू डेट तक वेट करनी है तो बिल के पैसे ड्यू डेट पे मिल जाएंगे, ड्यू डेट तक वेट नहीं करनी है तो आप बैंक से जाके बिल डिस्काउंट कर लो। तो ये भी आपको सेकेंड डील में कैश में कन्वर्ट हुआ, मिला या नहीं मिला? यस मैम। तो ये भी क्विक हो गया। ठीक है, अब बचा स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात करते हैं। ये तो मैंने आपको बोला था बहुत ही क्विक होती हैं, पहले भी बताया था कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमने काउंट किया था इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कि हम इसको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग से। तो ये भी हमारी क्विक असेट हो गई। तो बचा क्या? स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब स्टॉक क्या है? स्टॉक जो है वो पड़ा है अभी, तो पड़ा है तो वो पहले बिकेगा, बिकने के बाद फिर उसके बाद क्या होगा? वो डेटर भी हो सकता है, यानी कि उधार भी हो सकती है, उधार सेल भी हो सकती है। फिर अगर उधार सेल हुई तो तीसरी ट्रांजैक्शन में जाके वो कैश में कन्वर्ट होगा। यस और नो? यस मैम। तो इसका मतलब स्टॉक एकदम से इजीली कैश कन्वर्टेबल तो नहीं है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में, अभी इसमें कुछ और भी करना पड़ सकता है हमें। तो ये जो है स्टॉक, ये हम क्विक असेट में नहीं ले सकते। दूसरी चीज हमने लिखी है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जिनको हमने पहले एडवांस में ही दे दिया। अब एक बात बताओ, आपने घर में व्हाइट वॉश के लिए किसी को बुलाया
और उसने कहा कि मेरे को पेंट का सामान लाना है, कुछ लेकर आना है, आप मुझे एडवांस दे दीजिए। आपने उसको एडवांस में पैसा दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे दिए। अब ये एक्सपेंसेस दोबारा से कैश में कन्वर्ट होंगे क्या कभी? नो मैम। नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कैश में कन्वर्ट करने के लिए ना तो स्टॉक मिला और ना ही प्रीपेड एक्सपेंसेस मिले। तो जब मैं क्विक असेट्स की बात करूंगी, तो अगर मैं ये लिख दूं कि करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए, तो ये लिखा जा सकता है। और नीचे मैंने फिर भी क्या लिया है, करंट लायबिलिटीज। मैंने यहाँ पे ये टर्म यूज नहीं की क्विक लायबिलिटीज, क्योंकि अगर नाम देखो क्विक, सॉरी यहाँ क्विक असेट लिख दिया मैंने। हाँ, वो मैं क्विक असेट ही बता रही थी एक्चुअली में। क्विक रेशो करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अगर मैं क्विक रेशो के नाम से देखूं तो मुझे लगता है क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। लेकिन क्विक लायबिलिटीज के नाम से कोई टर्म बनी नहीं, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रूडेंसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम ये मान के चलते हैं कि जो लायबिलिटी है वो तो आपको पे करनी ही करनी है लेटर और सूनर। और जब आपको सारी के सारी लायबिलिटी विद इन 1 ईयर पे करनी है, क्योंकि वो करंट है, तो वो सारी की सारी आपकी क्विक लायबिलिटीज में आएंगी। क्योंकि अगर आपने लायबिलिटी पे नहीं की तो पेनल्टी लग जाएगी, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सो इट्स बेटर कि हम सारी की सारी करंट लायबिलिटीज को क्विक लायबिलिटीज में कंसीडर करें, और करंट रेशो में करंट असेट्स में से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें। तो जो माइनस करके हमारी अमाउंट आएगी उसको हम लेंगे क्विक असेट्स में। तो इसका मतलब क्विक रेशो निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या बना, करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। यहां तक क्लियर है? यस मैम। ओके। यस मैम। और इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है 1:1। यानी कि अगर 1 रुपए की लायबिलिटी के लिए अगर आपके पास 1 रुपए की असेट है, तो ये मान के चलेंगे कि जो क्विक रेशो के अकॉर्डिंगली कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो साउंड है। ठीक है। और तीसरी मैंने आपसे अभी बात की थी एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो कौन सी है जिसके बारे में हम ये कहें कि ये तो बिल्कुल आसानी से कैश में कन्वर्टेबल है, हमें ना डेटर्स ना बीआर, हमें किसी चीज की वेट करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, और हमें बस सीधा ये लेना है कि ये चीज तो एकदम से कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 3 चीजें जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेते थे, कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट्स। तो वो कौन से हैं, कैश बैलेंस हो गया प्लस बैंक बैलेंस हो गया प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। जब ये 3 चीजों का हम रेशो लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो का जो परसेंटेज है, जो स्टैंडर्ड है, दैट इज 0.5:1। यानी कि अगर 1 रुपए की लायबिलिटी के लिए हमारे पास 50 पैसे की असेट भी हैं, तो हम ये मानकर चलेंगे कि कंपनी की पोजीशन जो है वो साउंड है। क्लियर है यहां तक? यस मैम। ओके, सो लेट अस टेक अ क्वेश्चन। अगर आपको सीधा बैलेंस शीट में आइटम्स दे रखी हों, उसमें से करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को छांट के निकालना हो, तो दैट यू कैन डू वेरी वेल। तो आई एम नॉट टेकिंग दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो आई एम टेकिंग ए क्वेश्चन इन विच इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस फॉर्म। लाइक एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें दिया है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ₹45,000। करंट रेशियो आपको गिवन है 2.5:1। देन आपको गिवन है स्टॉक विच इज 30,000, और आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज
and quick ratio. अब आप देखिए आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वर्किंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इसको हम लिख सकते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर मुझे वर्किंग कैपिटल की जो रेशियो गिवन है इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं कि करंट असेट्स 2.5 माइनस करंट लायबिलिटी दैट इज 1.0, तो ये मेरी वर्किंग कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रही है 1.5। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो अब अगर मेरी वर्किंग कैपिटल 1.5 है तो करंट असेट्स कितनी है? 2.5। वर्किंग कैपिटल 1.5 है तो करंट असेट्स कितनी है? 2.5। अगर वर्किंग कैपिटल 1 होगी तो मेरी करंट असेट्स कितनी हो जाएंगी? 2.5 अपॉन 1.5, और वर्किंग कैपिटल मुझे दे रखी है 245,000, तो 2.5 अपॉन 1.5 इनटू क्या हो जाएगा? 45,000। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 75,000। तो मेरे पास करंट असेट्स आ गई 75,000 की। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स मेरे पास 75,000 है, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल मेरे पास 45,000 है। मैं करंट लायबिलिटी को दूसरी तरफ ले जाती हूँ तो मेरे पास 75 माइनस 45, करंट लायबिलिटीज कितनी आ जाएंगी? 30,000 की आ जाएंगी। अब मेरे पास करंट असेट्स भी हैं 75,000 की, करंट लायबिलिटीज भी हैं 30,000 की, स्टॉक गिवन है मुझे 30,000 का, एंड आई वांट क्विक रेशियो। सो हाउ आई विल कैलकुलेट? करंट असेट्स माइनस स्टॉक divided by current liabilities, क्योंकि prepaid expenses नहीं है तो I will consider just the stock which is given in the question. तो 75,000 minus 30,000 I have 45,000 divided by current liabilities that is 30,000, so that is 1.5 is to 1. हाँ जी, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। Let us take one more question. Current assets given है आपको 1,04,000. Current ratio given है आपको 2.6:1. Quick ratio given है 1.5:1. You have to calculate current liabilities, quick assets and stock. तो अब फिर से हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो मुझे दे रखी है 2.6 अपॉन 1, यही दी हुई है। 2.6 है या 2.5 है? 2.6 ही है। 2.6 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू, करंट असेट्स किसके बराबर दे रखी है मुझे? 1,04,000। 1,04,000 है। 1,04,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं सो आई विल गेट 2.6 करंट लायबिलिटी दैट इज इक्वल टू 1,04,000 and current liability will be equal to 1,04,000 divided by 2.6. So that comes to rupees 40,000. अब मुझे दूसरी रेशियो दे रखी है क्विक रेशियो, that is quick assets upon current liabilities, and that is equal to 1.5 upon 1. That is equal to 1.5 upon current liability की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं? 45,000. Yes or no? यस मैम। ओके, तो अब ये यहाँ पर मुझे लिखना है क्विक असेट्स, क्योंकि जहाँ यहाँ मैं उसके अंदर लिख रही हूँ फिगर के अंदर
तो क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज की जगह मैंने क्या लिख दिया 40,000. नाउ आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1.5 into 40,000 दैट विल बी इक्वल टू माय क्विक एसेट्स, जो कि मेरे पास आ गई यहाँ पर क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 60,000. ठीक है, अब आप देखिए मेरे पास करंट एसेट्स थी 1,04,000, क्विक एसेट्स मेरे पास हैं 60,000, तो जो इनका डिफरेंस बच गया वो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टॉक. दैट विल बी कंसीडर्ड माय स्टॉक, क्योंकि करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1,04,000 है और क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक हम क्या मान के चल रहे हैं कि वो हमारे पास क्या है, करंट एसेट्स. जब तक हमें ये मेंशन ना किया गया हो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है या नहीं, जो करंट एसेट और क्विक एसेट का डिफरेंस है वो आप किस चीज में कंसीडर करेंगे, स्टॉक में. हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. So that was about liquidity ratios.